आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड फॉर ब्रिटल मटेरियल। सबसे पहले अपन डायग्राम देख रहे हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल के अंदर कार्बन की परसेंटेज कम होती है, कार्बन की परसेंटेज लेस होती है डक्टाइल मटेरियल। और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट अपन ने यूटीएम मशीन से किया। इस यूटीएम मशीन से जब अपन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हमने टेंसाइल फोर्स लगाया एक बार के ऊपर। यह है मेरे पास एक स्पेसिमेन, एक बार, इस बार के ऊपर लगाया गया टेंसाइल फोर्स। जब इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया तो उस टेंसाइल फोर्स की वजह से इस बार के अंदर कुछ एक्सटेंशन आना शुरू हो गया, और जो एक्सटेंशन आया, इस एक्सटेंशन को मेजर किया गया एक्सटेंसोमीटर से। एक्सटेंसोमीटर, ये जो यूटीएम मशीन है इसे बोला जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इससे जब इस स्पेसिमेन को इसके अंदर रखा गया तो इस पे टेंशन आनी शुरू हुई, और टेंशन की वजह से इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। दिस इज स्ट्रेन, मींस चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दिस इज स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, इस स्ट्रेन को एक्सटेंसोमीटर से मेजर किया गया। अब ये जो डायग्राम बना वो डायग्राम किस तरीके का बना, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने एक तरफ लिया स्ट्रेस, दूसरी तरफ ली मैंने स्ट्रेन। ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। जब सपोज ये मेरे पास स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन पर मैंने ये टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल फोर्स लगाया तो इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई, और इस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। क्या हुआ कि इनिशियली जब मैंने फोर्स लगाया, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मैंने लिया कि 10 न्यूटन का मैंने लोड लगा दिया इसके ऊपर। जब मैंने 10 न्यूटन का लोड लगाया तो इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन आएगा। सपोज ये एक्सटेंशन, इतना एक्सटेंशन आया, ठीक है। जब मैंने इस 10 न्यूटन के लोड को रिमूव किया तो ये जो एक्सटेंशन आया था ये वापस अपनी पोजीशन पे फिर से आ गया। मींस ये जो एक्सटेंशन था ये परमानेंट एक्सटेंशन नहीं है। ये एक्सटेंशन केवल मैंने लोड लगाया था, लोड की वजह से इस बार में एक्सटेंशन आया, और वापस जैसे मैंने लोड हटाया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे चला गया। तो इस लिमिट को बोला गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट, ठीक है। एक्चुअली लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट दो अलग अलग फिनोमेना है। पहला जिसे बोला गया इलास्टिक लिमिट, दूसरा जिसे बोला गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर मैंने ये लोड लगाया और फिर लोड रिमूव किया और ये वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच गया तो इसे अपन बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और जहां तक ये एक्सटेंड होगा और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, उस लिमिट को बोला गया इलास्टिक लिमिट। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ स्ट्रेट ग्राफ आया, स्ट्रेट यानी एक स्ट्रेट लाइन यहां पे डेमोन्स्ट्रेट हुई। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में एट लास्ट पॉइंट पर थोड़ा सा माइनर कर्व आया, ये कर्व है, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है, ये इस वाले पॉइंट को अपन ने बोला, ये वाला पॉइंट बोला गया बी, और ये वाला पॉइंट बोला गया ए। ए तक तो है एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ए से जब बी की तरफ जाते हैं तो ए से बी की तरफ थोड़ा सा माइनर कर्व है। तो ये जो बी है, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट बता रहा है दैट इज बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट।
और जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बता रहा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के बाद मतलब 10 न्यूटन के बाद अब अपन ने फिर से इसमें लोड बढ़ा दिया। सपोज मैंने इसके अंदर लोड बढ़ा दिया 5 न्यूटन, सपोज, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन का जब मैंने लोड बढ़ाया, तो जैसे जैसे मैंने लोड बढ़ाया, अब ये जो है डेट इज कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट स्ट्रेस। परमानेंट मतलब अब ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा। अगर मैंने 10 किलो न्यूटन से ज्यादा कर दिया लोड, भले ही मैंने 10.5 कर दिया हो, लेकिन जैसे ही मैंने 10 से एबव किया, तो ये अब वापस अपनी पोजीशन पर नहीं जाएगा, मतलब ये रिगेन नहीं हो सकता। तो इस तरीके की जो स्ट्रेस होती है, इसे बोला जाता है परमानेंट स्ट्रेस। और इस जोन को बोला जाता है प्लास्टिक जोन। मतलब अब प्लास्टिक जोन के अंदर जैसे ही एंटर होगा, तो ये बार थोड़ा सा माइनर चेंज होगा। माइनर चेंज होने के बाद इसमें माइनर ये कर्व चेंज होगा। क्लियर? मतलब पहले क्या होगा कि ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डाउनवर्ड आएगी, और फिर उसके बाद स्ट्रेन केवल इंक्रीज होगी। क्लियर? तो इसकी इस पॉइंट को, यानी जहां तक ये एक्सटेंड हुआ, माइनर चेंज आया इसके अंदर, थोड़ा सा भी लोड बढ़ाया, तो इसे बोला गया लोअर यील्ड पॉइंट। मींस सी इज व्हाट? सी इज द लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट। और इस लोअर यील्ड पॉइंट के बाद ये थोड़ा सा जिगजैग रीजन आया। इस जिगजैग रीजन के बाद जैसे ही तुमने थोड़ा सा लोड इस पर बढ़ाना शुरू किया, अब ये कन्वर्ट होता चला गया कंप्लीट परमानेंट फॉर्म में। क्लियर? इसे मैं लाइन को और इंक्रीज कर देता हूं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला गया पॉइंट डी, डी पॉइंट। तो ये जो जोन है सी डी, यानी इलास्टिक लिमिट के बाद वाला जो जोन है, ये जोन हम डिजाइन के अंदर यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिजाइन हमारा कंपोनेंट इस पॉइंट पर आकर के फेल हो जाता है। अगर मैं बी पॉइंट के बाद से मैं क्रॉस हुआ, यानी सी और डी जोन के अंदर आया, तो मेरा कंपोनेंट फेल्योर समझा जाता है। इसीलिए अपन इस वाले पॉइंट को अपन यूज नहीं करते डिजाइन में। तो डिजाइन के अंदर कहां तक यूज किया जाता है? डिजाइन के अंदर पॉइंट बी तक का पैरामीटर यूज किया जाता है। अब अगर मैंने लोड बढ़ाया, तो जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता जा रहा हूं, तो देखो ये स्ट्रेस बढ़ती जा रही है और प्लस स्ट्रेन बढ़ती जा रही है। ये इधर स्ट्रेस बढ़ रही है, फिर इधर स्ट्रेन बढ़ रही है, फिर इधर स्ट्रेस बढ़ रही है, फिर स्ट्रेन बढ़ रही है, फिर से स्ट्रेस बढ़ रही है, फिर स्ट्रेन बढ़ रही है। मींस एक सबसे अपर पॉइंट आएगा जहां पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगी, दिस स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को अपन बोलते हैं सिग्मा यू, मींस अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है? इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट डी। तो पॉइंट डी मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्ट्रेस इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा यू, डेट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, और मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। जैसे ही कोई मटेरियल, मैं लोड बढ़ाता गया, सपोज मैं कहां तक पहुंच गया? मैं पहुंच गया 50 न्यूटन लोड तक। तो अगर मैं लोड बढ़ाता जा रहा हूं, ये स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, और एक लिमिट पर जाकर के ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल अब फेल हो गया। मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस यहीं तक सस्टेन कर सकता था, इसके बाद ये स्ट्रेस सस्टेन नहीं करेगा। अगर इसके बाद आपने हल्का सा भी लोड बढ़ाया, तो ये मटेरियल आएगा और अपने आप देखो इसमें स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस अपने आप कम होती गई, और ये यहां पर आकर के ब्रेक हो जाता है मटेरियल, मटेरियल विल ब्रेक। तो ये जो पॉइंट है, इसे मैंने डी, इसे मैं ई नाम दे रहा हूं, ये वाला पॉइंट ई है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं एफ। एफ मतलब होता है फ्रैक्चर। तो यहाँ पे जो डी है, डेट शोइंग द यील्ड पॉइंट और यील्डिंग जोन।
CD इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, CD क्या बता रहा है, यील्डिंग जोन, यील्डिंग जोन। और ये जो E बता रहा है, E है अपर, अपर और मैक्सिमम स्ट्रेस गेन पॉइंट। और एब जो बता रहा है, डेट इज अ फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पॉइंट E इज द अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। और पॉइंट F डेट इज अ फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर? तो ये जो है डायग्राम डेट इज ए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब एक चीज समझने वाली है कि ये जो मैंने पॉइंट पे डिस्कशन किया था, पॉइंट ये वाला पॉइंट O है, O से लेकर के A, तो इस वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं, इस वाले जोन को अपन बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर एक लॉ फॉलो होता है जिसे बोलते हैं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देखो, क्या 0 से लेकर के या O से लेकर के A तक ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां तक ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। और ये जो हुक्स लॉ है, ये हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ही मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं, यहां पे आता है कैपिटल E इनटू स्ट्रेन। तो ये जो कैपिटल E है, इस कैपिटल E को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। क्लियर? यहां से एक चीज और देखिए कि मैं ये लिख सकता हूं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू E। और जो E है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी अगर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये है कि अगर मटेरियल मैंने चेंज किया तो E डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे मैंने मान लिया कि E अगर स्टील है तो स्टील के लिए E की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, मैंने मान ली इसकी वैल्यू है सपोज 100 मेगा पास्कल, सपोज लेट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने कॉपर ले लिया तो कॉपर के लिए कुछ और होगी, मतलब X2 मैंने मान ली X2 मेगा पास्कल। सपोज मेरे पास इसके अलावा कॉपर के अलावा कुछ और है इलास्टिक मटेरियल, तो उसके लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी। मतलब हर बार ये मटेरियल चेंज होता जाएगा तो ये इलास्टिक लिमिट चेंज होती जाएगी। सपोज मान के चलो एल्यूमिनियम के लिए कितनी आ गई, X3 आ गई। ठीक है, तो हर मटेरियल के लिए अलग अलग है, इसीलिए E की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी, गिवन होगी। राइट? यहां से ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से अगर मैं देखूं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये E बता रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इन दोनों का रेशियो मुझे एक स्लोप बताएगा? कैसे? जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन, इन दोनों के बीच में मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, O पॉइंट ये रहा, A पॉइंट ये रहा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर देखो यहां पर मैंने ये एक फेज ले लिया, ये एक लाइन ड्रॉप करा ली। क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो देखो ये तो हो गया इसके लिए स्ट्रेस और ये हो गई इसके लिए स्ट्रेन। मीन्स यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है डेट इज स्ट्रेन और ये है डेट इज स्ट्रेस। ठीक है,
तो एक चीज ये बताओ कि यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा लगाऊं तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ भी क्या होगी, स्ट्रेस, और ये वाली लेंथ क्या होगी, स्ट्रेन। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, दिस इज सिग्मा। बेस यहाँ पे कितना है, दिस इज एप्सिलॉन। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है तो ये टेन थीटा के इक्वल है। और टेन थीटा क्या बताता है, टेन थीटा बताता है स्लोप। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन का रेशियो अगर ई आ रहा है तो ई मुझे स्लोप बता रहा है। और जो स्लोप है वो स्लोप मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल हम किस तरीके का यूज कर रहे हैं। क्लियर। इससे एक चीज और क्लियर होगी कि अलग अलग मटेरियल के लिए ये जो स्लोप है वो अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये जो अपन ने बनाया हुआ है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो अगर मैं अलग अलग मटेरियल के लिए देखूं इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, तो ध्यान से देखना, मैंने एक तरफ ले लिया स्ट्रेस, किसमें, मेगा पास्कल में। दूसरी तरफ मैंने ले लिया स्ट्रेन। ठीक है। यहाँ पे अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर मैं कर्व बनाऊं तो देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लिए ये कर्व क्या होता है, यहां से थोड़ा सा अपर जाता है फिर इस तरीके से ये कर्व चला जाएगा, डेट इज एल्यूमिनियम। ठीक है। अगर मैं कास्ट आयरन के लिए देखूं तो ये कर्व यहां पर जाकर के ये ब्रेक हो जाएगा, डेट मीन्स दिस इज कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। और अगर मैं आगे देखूं तो देखो मैं लेके चल रहा हूं माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए क्या हो रहा है, यही कर्व इस तरीके से जा रहा है, जाकर के ये ऐसे चेंज होके ऐसे चला जाएगा, दिस इज फॉर माइल्ड स्टील। अभी जो अपन ने ये वाला जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा है, दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये माइल्ड स्टील के लिए है। और माइल्ड स्टील एक मीडियम कार्बन स्टील होती है। किस तरीके की स्टील होती है, मीडियम, मीडियम कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। तो यहां पर देखिए अगर मैं और कोई मटेरियल लेता हूं, सपोज मैं निकिल क्रोमियम स्टील लेता हूं, तो निकिल क्रोमियम स्टील के लिए क्या होता है, यही कर्व इस तरीके से जाता है और निकिल क्रोमियम स्टील के लिए इस तरीके से ये कर्व ले लेता है। तो डेट इज अ निकिल क्रोमियम स्टील। मीन्स आई कैन से कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट। ठीक। अगर डक्टाइल मटेरियल से, डक्टाइल मटेरियल से अगर मैं देखूं तो कार्बन की परसेंटेज इसमें बढ़ाता चला जाऊं तो मुझे ब्रिटल मटेरियल मिल जाता है। ब्रिटल मटेरियल मतलब जैसे जैसे मैं कार्बन की परसेंटेज बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा कि इसके कर्व में भी चेंज होता जाएगा। तो अगर मैं कार्बन की परसेंटेज के बेस पे देखूं तो देखो कार्बन की परसेंटेज कम होगी तो यही कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। मैंने मान लिया कि ये जो कार्बन, यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 0.12% कार्बन है। क्लियर। अगर मैं और आगे गया कार्बन की परसेंटेज बढ़ा दी तो यही कर्व कैसे चला जाएगा, इसी का सपोज मैंने मान लिया 0.23% कार्बन है। और अगर देखूं तो 0.5% कार्बन पर मटेरियल कुछ और होता है, तो ये है 0.5% कार्बन। और आगे देखूं तो देखो ये आगे बढ़ा, ये जा रहा है कर्व डेट इज फॉर 1% कार्बन, 1% कार्बन। मतलब कार्बन की परसेंटेज जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो इसका कर्व कार्बन की परसेंटेज के बेस से चेंज होता जाता है। और इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट, पहले इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ बन रहा था, कार्बन की परसेंटेज बढ़ाई यहाँ पे बन गया, कार्बन की परसेंटेज बढ़ाई यहाँ पे आ गया, कार्बन की और परसेंटेज बढ़ाई ब्रेकिंग पॉइंट कम हो गया। मतलब एक चीज ये क्लियर हो रही है कि अगर मैं टेंसाइल टेंसाइल लोड लगा रहा हूं तो कार्बन की परसेंटेज बढ़ने पर
ये टेंसाइल फोर्स को कम सस्टेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी ब्रेक हो जा रहा है, स्ट्रेन इसके अंदर कम आ रही है। ये देखो स्ट्रेन इसके अंदर कम है। क्लियर? मींस अगर अगर मैं ब्रिटल मटेरियल ले रहा हूं तो ब्रिटल मटेरियल में टेंसाइल प्रॉपर्टी कंप्रेसिव प्रॉपर्टी से कम होती है। मींस अगर ब्रिटल मटेरियल देखूं तो कंप्रेसिव प्रॉपर्टी के लिए ब्रिटल मटेरियल गुड होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो जहां पर जैसे ये स्पेसिमेन है, अगर इस स्पेसिमेन पर मुझे कंप्रेसिव फोर्स लगाना है तो फिर मैं कोशिश ये करूंगा कि यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल को यूज करूं। और अगर मुझे इसी स्पेसिमेन पर अगर मुझे टेंसाइल फोर्स लगाना है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि यहां पर डक्टाइल मटेरियल यूज करूं। क्लियर? आई होप आज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अपन ने थोड़ा सा कवर किया, और उस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से अपन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन परसेंटेज और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ये आज अपन को क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, थैंक यू।